तो चलिए शुरू करते हैं। आज ट्रिक की बात करेंगे जिसमें हम लॉ बेस्ड यानी कि केस बेस्ड वाले जितने क्वेश्चन होंगे सबका ट्रिक एक ही बार में जान जाएंगे। और ट्रिक ऐसा नहीं होगा जिसको आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो बिल्कुल भी आसान ट्रिक होगा और याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इवन केस स्टडीज वाले क्वेश्चन जो होंगे वो आपको बहुत ईजियर लगेंगे एज कम्पेयर टू डायरेक्ट क्वेश्चन। तो देखिए जनरली होता क्या है कि हमें केस बेस्ड वाले क्वेश्चन में एक केस लिखी हुई होती है, बहुत सारी एक गाथा कहानी की तरह कि ये हुआ है और उसको हमको आंसर देना होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोविजंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी की आज हम बात करेंगे, क्योंकि फैक्ट में क्या है कि क्वेश्चन की समरी लिख देते हैं, क्वेश्चन की समरी हम फैक्ट में लिख देते हैं और कंक्लूजन में यस या नो, जो कि जनरली हमें पता होता है कि हाँ इस केस में आंसर यस होगा या नो। मेन होता है कि हम प्रोविजन स्टार्ट कैसे करें। तो देखिए प्रोविजन जो है वो बहुत सारे मैटर्स को डिस्क्लोज करता है। जैसे आप केस स्टडी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी रहती है, अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, बहुत सारी बातें लिखी रहती है। और ये दो टाइप के होते हैं क्वेश्चन। क्या क्या टाइप के क्वेश्चन होते हैं? एक ऐसा जिसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हो लेकिन सिर्फ एक टॉपिक के बारे में लिखी गई हो, यानी कि सेलर के अगर बारे में बात हो रही है तो सेलर का काम, उसका कौन सा वो किया कौन सा नहीं किया, ऐसे। दूसरा जो होता है उसमें बहुत बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे सेलर के भी बात उसमें रहेगा, एजेंट की भी बात रहेगी उसमें, बात रहेगी बायर के भी उसमें, तीनों के फॉल्ट के भी, हर चीज़ की। तो क्या है कि बहुत सारे जो टॉपिक्स जो कि कंडीशन जो डले रहते हैं क्वेश्चन में, उसमें बहुत सारे टर्म्स को हमें डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, सिंपल। और जो जिसमें बहुत सारी बातें कही गई हो लेकिन सिर्फ एक टॉपिक से रिलेटेड हो, उसमें हमें सिर्फ सिंगल डेफिनेशन लिखना होता है प्रोविजन में, मतलब सिंगल टर्म को डिफाइन करना होता है प्रोविजन। प्रोविजन में हम क्या करते हैं, टर्म को डिफाइन करते हैं जो टर्म क्वेश्चन में डिस्कस हुई है, अभी हम देख लेंगे। और जो वही प्रोविजन जिसमें बहुत सारी टर्म्स को हमें डिफाइन करना पड़ता है एज पर द क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में बहुत सारी जो है बातें लिखी गई हो। मतलब क्वेश्चन में अगर बहुत सारी बातें लिखी गई हो तो हमें बहुत सारे टर्म्स को डिफाइन करना है, सिंपल। और जिसमें कम बातें लिखी गई उसमें कम को हम डिफाइन करेंगे। देखिए अब भी क्वेश्चन में शुरू करता हूँ। तो आप देखिएगा पेज नंबर जो है 2.30 में क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं क्या बोला कि जितने टर्म्स होंगे उन टर्म्स को सिर्फ आपको डिफाइन करना है, टर्म्स को डिफाइन करना है और कुछ भी नहीं करना हो। जैसे जितने टर्म्स उतने डेफिनेशन। अब आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और जिसमें जितने टर्म्स मिलेंगे उस टर्म को आपको डिफाइन करना और कुछ भी नहीं करना, जो चीज़ पता चलेगा उसको डिफाइन कर देना है। ठीक है, तो देखिए अब डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि आपको खुद से क्रिएट करना है, क्वेश्चन में ही डेफिनेशन भी समझ के एक तरीके से लिखा रहेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे है क्वेश्चन, उसमें था, आप पेज नंबर 2.30 निकालेंगे कि एक एमएस वुड्सवर्थ एसोसिएट था, एक फर्म था जो डील करता था होलसेल और रिटेल में, किसका, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ वुडन लॉग्स। अब यहाँ से कुछ भी डेफिनेशन आपको पता चल रहा है कि किस चीज़ की बात कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप आगे बढ़ेंगे जब तक आपको मतलब ना पता चले किसी भी चीज़ की, यानी कि कुछ डेफिनेशन के बारे में, कुछ डिफाइन के बारे में, तो आप आगे नहीं जाएंगे। कैसे पता चलेगा, देखिएगा आगे क्या हो गया कि ये लोग डील करते हैं रोजवुड, मैंगोवुड, टीकवुड एंड बर्मावुड, मतलब ये सर में ये बिजनेस करते हैं। यहाँ से भी कुछ भी पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, क्या डिफाइन करना है हमें। अगला लाइन देखते हैं, मिस्टर दास एक कस्टमर थे जो कि उनके शॉप पर आए और क्या डिमांड किए, वुडन लॉग्स जो 4 इंचेज के होंगे और 8 फीट के होंगे, जो कि उनका कारपेंटर सजेस्ट किया था। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि एक बायर और सेलर के बीच में जो वो डिस्कशन हो रहा है, मतलब एक कस्टमर उनके पास आए और किस चीज़ के लिए, वुडन लॉग्स के लिए। तो ये तो पता चल गया ना कि कस्टमर आया है, ठीक, यानी कि ये जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का हो गया। आगे देखते हैं, मिस्टर दास स्पेसिफिकली मेंशन दैट ही रिक्वायर्ड द वुड विच वुड बी सूटेड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग वुडन डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स। अब ये देखिए लाइन, मिस्टर दास स्पेसिफिकली मेंशन, यहाँ पे क्या हुआ कि बायर जो है स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया अपना रिक्वायरमेंट। तो जब आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आप पढ़े हुए कि जब एक बायर जो है स्पेसिफिकली कोई चीज़ मेंशन कर देता है तो जो सेलर है उसको बायर के अकॉर्डिंग ही सामान प्रोवाइड करनी चाहिए। एक डेफिनेशन आपको पता चल गया। मैं क्या बोला था प्रोविजन में, प्रोविजन में आपको क्या लिखना है कि लाइन बाय लाइन जितनी टॉपिक्स है उसको डिफाइन कर दीजिए, सिंपल। और वो टॉपिक्स कहाँ से मिलेगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और डिफाइन करते जाना है आपको। जैसे ऊपर हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ एक बिजनेसमैन है, ये इस चीज़ का बिजनेस करता है, लेकिन नीचे जब हम पढ़ें कि एक बायर आया, वो स्पेसिफिकली अपना रिक्वायरमेंट बता दिया, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एक हम टर्म पढ़े थे जहाँ पे हम ये देखे थे कि जब बायर जो है स्पेसिफिकली कोई चीज़ मेंशन कर देता है कि ऐसी चीज़ चाहिए, अगर डिस्क्रिप्शन दे देता है तो सेलर को जो चाहिए वो उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करे वो गुड्स। ठीक, तो अब देखिए ये लाइन जब आप पढ़ें तो एक टर्म तो समझ में आया ना कि बायर जो है वो कुछ अपना स्पेसिफिकेशन दिया है, ठीक है, अपनी बात रखा है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। तो उस चीज़ को आप क्या करेंगे, पहले आप उस मैटर को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे आप, पहला प्रोविजन में सबसे पहले देखिए, जब आप पहला लाइन पढ़े तो क्या समझ में कि व्हेन द बायर स्पेसिफिकली मेंशनड हिज रिक्वायरमेंट, मेंशन जो किया अब उसी से हम लिखे हैं, अपने वजह से नहीं लिख रहे हैं,
जैसे क्वेश्चन में शुरू में पढ़ रहे तो कुछ समझ में नहीं है, लेकिन अगले लाइन में हम पढ़ें तो हमको पता चला कि बायर जो है वो अपना रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर दिया है। तो जब बायर अगर स्पेसिफाई कर देता है और सेलर उस पर एग्री कर जाता है, तब क्या होता है, यहाँ पे एक इम्प्लाइड कंडीशन बन जाता है कि सेलर को जो है वो बिल्कुल सेम टाइप के गुड्स एज पर द डिस्क्रिप्शन ही प्रोवाइड करना है। अब आप कहेंगे ये लाइन तुम क्यों लिखा कि व्हेन द बायर स्पेसिफिकली मेंशन द रिक्वायरमेंट देन द सेलर शुड प्रोवाइड द सेम। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में जो यहाँ पे लाइन लिखा है ना कि वो स्पेसिफिकली अपना रिक्वायरमेंट मेंशन कर दिया, तो आपको इस चीज़ को डिफाइन करना है, बस यही आपको करना रहता है, कुछ नहीं करना है केस बेस्ड क्वेश्चन में। कि जो लाइन लिखा हुआ है ना उसका आपको मतलब लिख देना है कि ये लाइन क्यों लिखा है। तो अगर ये लाइन लिखा है कि एक बायर जो है स्पेसिफिकली मेंशन कर दी है अपना रिक्वायरमेंट, तो आपको इस चीज़ को प्रोविजन में डिफाइन कर देना कि मेंशन करना क्या होता है। तो मेंशन करना यही होता है सिंपल, कि बायर जो है अपना कोई अगर अपना रिक्वायरमेंट बताया है तो सेलर को उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना है। यही तो हम जाने हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता चला कि बायर अगर स्पेसिफाई कर दिया तो सेलर उसको अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करेगा। तो ये लाइन, पहला लाइन तो हमें ये मिला, पहला डेफिनेशन, पहला टर्म कि बायर जो है स्पेसिफाई कर दिया, तो उस चीज़ को हम लिख देंगे अगर बायर स्पेसिफाई कर दिया तो सेलर वैसा ही प्रोवाइड करेगा। ये चीज़ हम लिख दिए कि ठीक है कि जब बायर अपना स्पेसिफिकेशन दे दिया तो सेलर भी उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेगा। अब दूसरा देखिए, जैसे जैसे लाइन में आप जाएंगे ना, और जो जो टर्म आपको लग रहा है कि डिफाइन करने की जरूरत है उस टर्म को आप डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे ही पूरा देखिएगा, आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अपने आप ही। अगला देखिए, यहाँ तक पढ़ लिए, द शॉप ओनर एग्री भी हो गया, शॉप ओनर ठीक एग्री हो गया। अब आगे का जो पॉइंट होगा वो किसी और टर्म को डिफाइन करेगा। जो बायर था वो परचेज करके जब ले गया तो उसका जो कारपेंटर था वो क्या बोला कि सेलर ने गलत प्रोवाइड कर दी है। क्या बोला है, सेलर हैज सप्लाइड मैंगो ट्री वुड विच वुड मोस्ट अनसूटेबल फॉर द पर्पस। अब इस चीज़ को आपको डिफाइन करना है वहाँ पे। अब आप कहिए कि इस चीज़ को क्यों नहीं डिफाइन करना। देखिए यहाँ पूरा आप लाइन पढ़े तो आपको क्या समझ में आया, पूरा लाइन पढ़े तो अगर कुछ समझ में आया तो उसको डिफाइन कर दीजिए प्रोविजन में, अगर समझ में नहीं आया तो स्किप कर दीजिए। जैसे यहाँ से जब हम पढ़े कि द कारपेंटर विजिटेड मिस्टर दास का हाउस, जो दास बायर था उसके पास कारपेंटर आए और बोले कि जो सेलर ने आपको सामान दिया है ना, जिस सेलर से आप परचेज किए हैं वो अनसूटेबल दे दिया। अब स्टार्टिंग में हम ये चीज़ मेंशन डिफाइन कर चुके हैं कि मिस्टर दास अपना स्पेसिफिकेशन दिए थे तो सेलर को उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना है। ये चीज़ हम अपने तरफ से लिख दिए, क्यों, क्योंकि ये हमें पता था। अगली बात जो हमें पता चली कि सेलर जो है वो अनसूटेबल चीज़ प्रोवाइड किया, तब इस चीज़ को भी हम डिफाइन कर देते हैं। तो दूसरे पॉइंट में हम आएंगे और इसमें हम डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे, एक सेकेंड, कि अगर सेलर कुछ भी अनसूटेबल गुड्स प्रोवाइड किया है बायर को जो कि डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, तब सेलर जो है वो लायबल होगा किसी भी प्रकार के लॉसेज के लिए। ठीक, अब कहेंगे कि ये चीज़ क्यों तुम दूसरा पॉइंट लिखा फिर से, तो दूसरे पॉइंट से मैं यही समझ में आया ना। अब आप खुद देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर लिखा है, इसको मैं खुद से नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि अनसूटेबल प्रोवाइड कर दिया सेलर, तो अनसूटेबल प्रोवाइड कर दिया, तो इतना तो मैं पता है कि अनसूटेबल प्रोवाइड करता है तो सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इतना तो मैं पता ही है कि देखो भाई जैसा तुमको स्पेसिफिकेशन ऊपर दिया था इस चीज़ को हम डिफाइन कर दिए कि तो एज पर स्पेसिफिकेशन भी प्रोवाइड करना है। फिर नीचे लिख दिया कि एज पर स्पेसिफिकेशन आप प्रोवाइड नहीं किए, तो इस चीज़ को लिखिएगा अगर आप प्रोवाइड नहीं किए तो आप रिस्पॉन्सिबल सेलर हो जाएगा। ये आप खुद से लिख सकते हैं, इतना आपको भी पता है। तो वही चीज़ मैं लिखा हूँ कि अगर स्पेसिफिकेशन नहीं दिया तो कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। बस आगे लाइन पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि हमको क्या पता चलता है। देखिए एक ही क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आएगा। अगला लाइन देखिए, द कारपेंटर जो वो बोला कि आप जो है एज ए बायर आप उस गुड्स को रिटर्न कर दीजिए। तो अब यहाँ से पता चला कि बायर क्या कर सकता है, यहाँ से पता चला कि बायर रिटर्न भी कर सकता है। अब यहाँ पे लिखा तो नहीं कि बायर कैन रिटर्न, लेकिन ये पता कैसे चला, क्योंकि हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़े हैं। यहाँ पे बात किया रिटर्न का, बायर के रिटर्न का, तो यानी कि बायर के रिटर्न को हमको डिफाइन करना है। स्टार्टिंग में हम देखें कि स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करना है कि बायर का स्पेसिफिकेशन क्या होता है। जब वो गुड्स लेता है तो डिस्क्रिप्शन देता है, तो वो चीज़ हम डिफाइन कर दें कि अगर वो स्पेसिफिकेशन दिया है तो सेलर को उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जब हम पढ़ें तो हमको पता चला कि सेलर जो है वो अनसूटेबल गुड्स प्रोवाइड कर दिया, तो इस चीज़ को भी हम लिख देंगे कि अगर अनसूटेबल गुड्स प्रोवाइड किया है तुमको जो है वो फिर से तुम लायबल होगा और आपको तुमको रिटर्न भी लेना पड़ेगा। अगली चीज़ हम देखें कि बायर के रिटर्न की बात कर रहा है, तो बायर के रिटर्न के केसेस हम लिख देंगे कि अगर सेलर ने कुछ गलती की है, अगर सेलर ने कुछ गलती की है, तीसरा केस जैसे ही हम पढ़ें तो उसमें पता चला कि इन सच केस बायर कैन रिटर्न द गुड्स। अब बोलेंगे कि ये तीसरा लाइन क्यों लिखा बायर कैन रिटर्न द गुड्स, क्योंकि बायर के रिटर्न की बात कर रहा था। जितना आपको यहाँ पे टॉपिक मिला ना उस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना रहता और कुछ भी नहीं करना रहता। जैसे यहाँ से एक चीज़ पता चला था कि बायर जो है, अब ऊपर वाले लाइन से कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कैसा कैसे क्या क्रिएट हो रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए, आप उसको डिफाइन मत कीजिए। लेकिन यहाँ तक जब तक हम आए, यहाँ से पता चला कि बायर अपना स्पेसिफिकेशन दिया है कि हाँ मुझे इस प्रकार के गुड्स चाहिए, तो उस चीज़ को हम डिफाइन कर दिया कि अगर बायर स्पेसिफाई किया है तो उसी के अकॉर्डिंग गुड्स देना है, पहला टर्म। दूसरा टर्म हम जैसे पढ़ें
तो वहाँ पे पता चला कि सेलर जो है वो अनसूटेबल गुड्स प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अगर सेलर ने कुछ अनसूटेबल गुड्स प्रोवाइड किया तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए। वहीं तीसरे पॉइंट जब हम पढ़ें तो वहाँ पे पता चला कि बायर रिटर्न करने की बात कहा जा रहा है कि तुम रिटर्न कर दो, तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि बायर रिटर्न भी कर देगा गुड्स अगर उसको गुड्स अकॉर्डिंगली नहीं मिला है। सिंपल, मतलब जो जो लाइन आप पढ़ रहे हैं ना उसी चीज़ को जो है वो आपको आगे लिख देना है। यहाँ पे जैसे लिख दिया था कि ये आपको हिंट दे रहा है कि भाई तुम बताओ बायर क्या रिटर्न कर सकता है, तो इस चीज़ को आप लिखिए कि यस इन सच केस बायर कैन रिटर्न द गुड्स। अब आगे लाइन पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें डिफाइन करने को मिलेगा। देखिएगा, शॉप ऑनर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिटर्न ऑफ वुडन लॉग्स। अब जो है यहाँ से ये चीज़ भी पता चला कि भाई सेलर साहब जो है वो बोल रहे हैं कि मैं तो तुम्हारा रिटर्न लूँगा ही नहीं, क्योंकि जो मैं तुम जो स्पेसिफिक बोले थे अब वो वाला मेरा कोई और खरीदेगा नहीं। तो सेलर क्या रिफ्यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप पढ़ रहे हैं तो सेलर रिफ्यूजल, तो अब आप सेलर के रिफ्यूजल को आप एक्सप्लेन कीजिए कि जो केस है उसमें सेलर रिफ्यूज नहीं कर सकता। द सेलर कैन नॉट रिफ्यूज द रिटर्न ऑफ दिज गुड्स। क्यों? क्योंकि बायर ने स्पेसिफाई कर दिया था अपना प्रोडक्ट या ऐसा चाहिए तो वैसा ही आपको प्रोवाइड करना चाहिए, बस और कुछ नहीं लिखना। पूरा प्रोविजन आप लिख चुके हैं। अब आप जब पढ़ेंगे ऊपर से ना तो आपको पता चले पूरा प्रोविजन लिख चुके हैं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे? फिर से देखिए, जैसे क्वेश्चन में पहले लिखा था, हम क्वेश्चन को देखते जाएंगे और जो जो चीज़ें डेफिनेशन से रिलेटेड होगी उस चीज़ को हम डिफाइन करते जाएंगे, कुछ बात से रिलेटेड है उस बात को लिखते जाएंगे। तो पहला बात ये पता चला था कि बायर जो है अपना स्पेसिफिकेशन दिया है तो हम लिख दिए सबसे पहले कि अगर बायर स्पेसिफाई करता है तो सेलर को उसी के अकॉर्डिंग देना है। ठीक, दूसरा लाइन जब हम पढ़ें आगे बढ़ते गए तो उसमें पता चला कि सेलर अनसूटेबल गुड्स प्रोवाइड कर दिया। तब अनसूटेबल गुड्स प्रोवाइड करता है तो उसका भी हमें पता है कि सेलर अगर अनसूटेबल गुड्स प्रोवाइड किया है या एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं प्रोवाइड किया तो सेलर ही लायबल होगा। वहीं तीसरी लाइन जब हम पढ़ें वहाँ पे पता चला कि बायर को रिटर्न करने के लिए कहा जा रहा है। तो जी हाँ, हमें ये पता है कि बायर जो है वो आराम से इसमें रिटर्न कर सकता है। वहीं चौथे लाइन हम पढ़े तो वहाँ पे पता था कि सेलर रिफ्यूज कर रहा है, तो वही चीज़ लिख दी कि नहीं सेलर रिफ्यूज नहीं कर सकता ऐसे केसेस में। बस पूरा प्रोविजन आप लिख चुके हैं। अब आपको एक और चीज़ समझ में आ रहा होगा इस क्वेश्चन में कि सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, हमें पता है, लेकिन किस केस में? ये सेवियट एम्प्टर जो एक केस लॉ होता है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे क्वेश्चन में बोल दिया कि सेवियट एम्प्टर लिखिए, वरना हम नहीं भी लिखते और इतना पे काम चल जाता। तो सेवियट एम्प्टर के अकॉर्डिंग लिखना था तो हम लिख दिए कि सेवियट एम्प्टर जो है उसमें बायर को कहा जाता है कि तुम रिस्पॉन्सिबल होगे किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं? कि जब फिटनेस एज टू क्वालिटी या सेल बाई सैंपल या फिर डिस्क्रिप्शन ये सब कुछ अगर बायर दिया है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इन सारे केसेस में। ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया लिखने के लिए, इसलिए इस चीज़ को लिखें, वरना इतना में ही आपका सब कुछ हो गया। जैसे जैसे आप लाइन पढ़ते जाते हैं और जो जो चीज़ें आपको समझ में आती है उस चीज़ को आपको डिफाइन करते जाना है और थोड़ा सा उसको एक्सपैंड करते जाना और कुछ भी नहीं करना। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि पहला जब आप लाइन पढ़ रहे थे ऊपर से तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है बायर सेलर, कुछ नहीं। ये पता चला कि एक बिजनेस है। ठीक, दूसरे में पता चला कि एक बायर जो है वो सेलर के पास आया और अपना स्पेसिफिकेशन दिया, यानी कि अपना डिस्क्रिप्शन दिया। तो अभी इस चीज़ को एक्सप्लेन हम कर दिए कि अगर बायर कोई डिस्क्रिप्शन देता है तो उसी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उस बायर को देना चाहिए। इतना लिख देंगे प्रोविजन में, खत्म बात। दूसरी बात जब हम पढ़ें तो ये पता चला कि जो सेलर है वो सेलर वो अनसूटेबल गुड्स प्रोवाइड कर दिया। तो ये चीज़ भी हम जानते हैं कि अगर सेलर तो इसको हम कैसे एक्सपैंड करेंगे? हम ये ऐसे एक्सपैंड करेंगे कि अगर अनसूटेबल गुड्स प्रोवाइड किया है सेलर तो सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा किसी भी डिफॉल्ट के लिए। बात खत्म। अगला लाइन पढ़ें तो पता चला कि बायर जो है वो अनसूटेबल गुड्स को रिटर्न करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे कि बायर अगर उसको अनसूटेबल गुड्स प्रोवाइडेड है तो वो रिटर्न कर देगा और पूरी कहानी खत्म हो गई। पूरी कहानी खत्म, और कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक, अगला जो बात था कि सेलर अब रिफ्यूज कर रहा है एक्सेप्टेंस से कि नहीं मैं तो रिटर्न नहीं लूँगा, तो इसमें आप ये भी लिखिए कि नहीं सेलर को इस केस में रिटर्न लेना पड़ेगा क्योंकि अनसूटेबल गुड्स प्रोवाइड किया है। बस, और पूरी कहानी आपकी खत्म, अब कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे पूछ रहा था कि सेवियर टेम्प्टर को एक्सप्लेन कीजिए, बायर और सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर आप लिख चुके हैं, जो हम लिखे हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ऑलरेडी सब कुछ कंटेन कर चुका है कि अगर सेलर को प्रोवाइड किया गया, अगर बायर ने स्पेसिफिकेशन दे दिया तो ये तो बायर का जो है वो ड्यूटी था वो हो गया। सेलर का ड्यूटी क्या क्या है कि जैसे अगर एज पर फिटनेस, एज पर क्वालिटी ये सब, या फिर अगर सैंपल दिया है तो उसके अकॉर्डिंग गुड्स प्रोवाइड करना। ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर में पूछ दिया है, इसलिए हम इस चीज़ को एक्सप्लेन किए, वरना मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते। और क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि क्या मिस्टर दास पैसे वापस ले पाएंगे एज ए बायर? तो आपको क्या पता है? आपको पता है कि ले पाएंगे, तो बिल्कुल उसको आप कंक्लूजन में लिख देंगे कि हाँ वो ले पाएंगे। इतना समझ में आया आपको?
फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पहला लाइन जब आप पढ़ें तो उसमें बिजनेस के बारे में था, तो कोई बात नहीं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की तो बात थी नहीं कुछ भी। लेकिन अगला लाइन जब हम पढ़ें तो वहाँ पे पढ़ें कि बायर कोई स्पेसिफिकेशन दिया सेलर को, तो उस चीज़ को डिफाइन कर दिए कि बायर अगर स्पेसिफाई किया है तो सेलर को उसी के अकॉर्डिंग गुड्स प्रोवाइड करना है। दूसरा लाइन हम पढ़ें तो उसमें पता चला कि सेलर जो है वो गलत प्रोवाइड कर दिया, तो उस चीज़ को भी डिफाइन कर दिए कि अगर गलत प्रोवाइड कर दिया तो हमें जो है सेलर को ही लेबल करना है। तीसरी चीज़ हम पढ़ें कि बायर को रिटर्न करने की बात कही रही है, तो अगर क्वेश्चन में बायर के रिटर्न की बात करें तो उस चीज़ को डिफाइन कर दिए कि बायर जो है ऐसे केसेस में रिटर्न कर सकता है। वहीं देखें कि सेलर रिफ्यूज़ कर रहा है तो उस चीज़ को भी डिफाइन कर दिए कि ऐसे केस में सेलर रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। पॉइंट को आपको एक्सपेंड करना और कुछ भी नहीं करना प्रोविजन में। और पॉइंट में हम देखें कि डॉक्ट्राइन के बारे में पूछा था कि सेवियर टेम्पटर को एक्सप्लेन कीजिए, तो सेवियर टेम्पटर के अकॉर्डिंग हम लिख दिए कि अगर डॉक्ट्राइन ऑफ सेवियर टेम्पटर क्या कहता है कि बायर ही बी अवेयर रहना चाहिए, बायर को ही। लेकिन कुछ कुछ इसके एक्सेप्शंस थे, जैसे फिटनेस एस्टिकली सोल बाई सैंपल या सेल बाई डिस्क्रिप्शन, ये काम अगर कोई भी एक काम अगर बायर किया है तो बायर लाइबल नहीं, सेलर लाइबल हो जाएगा। ठीक, इतना जान गए। अब इसका जो है उस पूरा आप डिटेल में देखिए कि लिखना कैसे है। अब ठीक है, वहाँ पे तो हम सब कुछ लिख दिए, यहाँ पे टोटल हम क्लियर करेंगे कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में न दिया रहे, मोस्टली नहीं, 99% क्वेश्चन जो होगा केस बेस्ड वाला उसमें लास्ट में लिखा रहेगा कि एज पर द गुड्स एक्ट बताइए या एज पर कंपनी एक्ट बताइए, जो बताइए। तो यहाँ से तो पता चल गया था कि बायर सेलर की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 क्या लिखना है। पहला लाइन जो आप पढ़े थे कि बायर स्पेसिफाई किया है उस चीज़ को, व्हेन द बायर स्पेसिफिकली मेंशन्ड हिज रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स देन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशंस दैट द सेलर शुड प्रोवाइड द सेम रिक्वायर्ड गुड्स। अब ये चीज़ तो हमें पता है, जैसे क्वेश्चन हम पढ़े थे, देखिए पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, फिर उसी चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं। जैसे हम क्वेश्चन पढ़े थे, पहला लाइन जो बिजनेस के बारे में था इससे कुछ समझ में नहीं आया, दूसरे लाइन में पता चला कि जो बायर है वो स्पेसिफाई किया अपना रिक्वायरमेंट, तभी इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर दिए कि बायर जो है व्हेन द बायर स्पेसिफिकली मेंशन हिज रिक्वायरमेंट देन वहाँ पे इंप्लाइड कंडीशन होता है कि सेलर वैसा ही गुड्स प्रोवाइड करे। वैसे ही दूसरा लाइन भी हम देखे थे कि जो सेलर वो अनसूटेबल गुड्स प्रोवाइड कर दिया, तो उस चीज़ को एक्सपेंड किया इसी में कि इफ द सेलर हैज सप्लाइड अनसूटेबल गुड्स देन सेलर इज हेल्ड लायबल, तो सेलर जो है वो लायबल हो जाएगा। ठीक, वहीं तीसरा लाइन हम पढ़े थे कि बायर जो के रिटर्न की बात कर रही, तो वहीं पे लिख दिया कि बायर कैन रिटर्न द अनसूटेबल गुड्स, सिंपल। चौथे लाइन हम पढ़े थे कि सेलर जो है वो बोल रहा है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो उस चीज़ को भी हम लिख दिए कि द सेलर इज बाउंड टू एक्सेप्ट द रिटर्न ऑफ अनसूटेबल गुड्स। खत्म, अब कुछ भी आपको नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना। बाकी आगे जो पूछा था क्वेश्चन में ही लिख दिया था कि सेवियर टेम्पटर का बताइए, तो सेवियर टेम्पटर को हम एक्सप्लेन कर दिए कि देखिए भाई सेवियर टेम्पटर में बायर को अवेयर करने की बात की जाती है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, 1 2 3 4 जो एक्सेप्शंस है वो हमें पता है कि अगर सैंपल से बेचा गया तो वो हो गया, अगर डिस्क्रिप्शन से बेचा गया तो वो हो गया, या दोनों के द्वारा बेचा गया, फिटनेस और क्वालिटी की बात होगी तो यहाँ पे जो है सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है। बस खत्म कहानी, और कुछ नहीं था। अब जो ऐसे क्वेश्चन आप पढ़े तो वहाँ पे सेवियर टेम्पटर स्टार्टिंग में भी आप एक्सप्लेन कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और बीच में भी आप कर सकते हैं, बट अबव द फैक्ट कुछ भी यहाँ पे आपको खुद से ऐड नहीं करना। मैं खुद से कुछ ऐड किया क्या, मैं खुद से कुछ प्रोविजन लिखा नहीं, जो जो क्वेश्चन बोल रहा था ना भाई वही मैं जो है वो आंसर में लिखा हूँ। जो जो क्वेश्चन बोल रहा था, क्वेश्चन बोला कि बायर स्पेसिफाई करा है कोई चीज़, तो उसको मैं तोड़ दिया कि अगर बायर स्पेसिफाई करता है तो सेलर भी बायर के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेगा। वहीं अगर आगे हम पढ़ें तो वहाँ पर देखें कि सेलर जो है वो गलत चीज़ प्रोवाइड कर दिया, तो वहाँ पर भी हम लिखेंगे प्रोविजन में कि अगर गलत प्रोवाइड करता है तो इसको हम एक्सपेंड कर देंगे कि अगर सेलर जो है वो गलत चीज़ प्रोवाइड करता है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ भी और ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आगे हम पढ़े लाइन, तो अगले लाइन से फिर एक चीज़ मिली क्या कि बायर को रिटर्न करने की बात कीजिए कि बायर जो है वो रिटर्न करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करते कि हाँ अगर गुड्स जो है उसको सही नहीं प्रोवाइड किया गया तो वो जो है रिटर्न कर सकता है। फिर पता चला कि जो है सेलर कह रहा है कि नहीं मैं रिटर्न नहीं लूँगा, तो उस चीज़ को भी लिख दिया कि नहीं सेलर बॉन्ड है, उसको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा रिटर्न। जो जो केस में था उस चीज़ को पॉजिटिवली हम लिख चुके हैं कि वो चीज़ होता क्या है, एक्सपेंशन क्या है उसका। अब सीधा ये क्वेश्चन में सेवियर टेम्पटर के बारे में बोला था तो हम सेवियर टेम्पटर भी लिख दिए कि क्या होता है कि उसमें कहता है कि बायर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन एक्सेप्शंस है कि अगर बायर डिस्क्रिप्शन दे दिया तो उसी के अकॉर्डिंग उसको जो है गुड्स प्रोवाइड होगा। अब इतना लंबा ये नहीं होता, देखिए ये जो मैं लिख दिया इतना ना, ये वाला इतना, ये क्वेश्चन में था इसलिए ये इतना लिख दिया, वरना इतना में ही आपका पूरा प्रोविजन लिखा जा चुका है, खत्म कहानी है। ठीक, अब नीचे क्या लिखना है आपको, नीचे आपको फैक्ट लिखना है। अब आपको पता है प्रोविजन आप सब कुछ लिख चुके हैं, तो आपका फैक्ट बचा हुआ है, तो फैक्ट लिख दीजिए। समरी ऑफ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में हुआ है वो आप लिख दीजिए समरी में, और फैक्ट में जो कंक्लूजन है लास्ट में जिसमें पूछा कि क्या बायर जो है वो उनको रिटर्न मिल जाएगा पैसा, बिल्कुल बायर को बिल्कुल मिलेगा। जो हम क्वेश्चन पढ़े ये तो हमें स्टार्टिंग से ही पता रहता है
कंक्लूजन हमें पता रहता है कि हाँ मिलेगा या नहीं। क्वेश्चन में पढ़े कि हाँ बायर की गलती रहती तब बायर जो है वो पैसे नहीं ले पाता, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि बायर जो है सही अपना डिस्क्रिप्शन दिया था तो बायर लायबल नहीं होगा। इसको आप दो ही ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेंटेंस में एक्सप्लेन करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे लिख सकते हैं यस मिस्टर दास इज टाइटल टू गेट मनी बैक बिकॉज एज पर द डिस्क्रिप्शन गुड्स वेयर नॉट प्रोवाइडेड टू हिम। ठीक है, तो इसलिए वो रिटर्न कर देगा। अब मेन बात था प्रोविजन। फिर से सुन लीजिए, प्रोविजन में कैसे लिखा। प्रोविजन में ऐसे लिखा कि जो जो बातें क्वेश्चन में कही गई थी उन बातों को मैं अपने समझ से एक्सपेंड किया हूं। मैं कुछ भी यहां पे अपने से नहीं ऐड किया हूं, कुछ भी नहीं। नहीं समझ में आ रहा? एक और क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको जो सब कुछ क्लियर कर देगा। 1.71 आप पेज निकालेंगे जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है। एक सेकंड रुक जाइए। ओके, सो हेयर इज द क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक सेकंड, हाँ, कि एक ईशान है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे मैं प्रोविजन में डायरेक्टली यहाँ पे सोल्यूशन आपको दिखा दूंगा और आप समझ भी जाएंगे। एक ईशान 16 ईयर ओल्ड है और वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। यहाँ से कुछ भी पता चल रहा है कि किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं, लेकिन ये पता है कि वो 16 साल का है बेचारा। ठीक है, 1 मार्च 2018 को क्या करता है, वो लोन लेता है किससे, मिस्टर विशाल से, और बोलता है कि ये मुझे कॉलेज फ़ी के लिए यानी कि नेसेसरी ज़रूरत है उसकी पे करना है, इसलिए मुझे लोन चाहिए, और वो जो है 30 मई 2019 को पे कर देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको पता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है ना, कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि ईशान ने कॉन्ट्रैक्ट किया विशाल से। अब इस पूरा लाइन को आप पढ़ेंगे तो आपको एक ही चीज़ समझ में आएगा कि वो 16 साल का है और वो पैसे लिया है किससे, विशाल से। अब बताइए वो 16 साल का है तो वो क्या है, आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए क्योंकि माइनर है। अब माइनर अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई पैसे लिया है कोई नेसेसिटी के लिए ना, तो जितना उसका एसेट्स है उसी से सेटल कर सकता है सेलर बाद में, मतलब जो एडवांस दिया है वो बाद में उसी से ले सकता है। नहीं समझे, फिर से सुनिए। ये पूरा लाइन पढ़ने के बाद जो ये पूरा एक ही लाइन है, हमको एक ही चीज़ समझ में आई कि एक 16 साल का लड़का है जो कि कॉन्ट्रैक्ट किया है 2 लाख का, किससे, मिस्टर विशाल से। तो आप बताइए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है माइनर का किसी के साथ, तो वो क्या होता है, आपको पता है कि बच्चे के साथ आप करेंगे तो वॉइड एब इनिशियो होता है। अब इस पूरे लाइन पढ़ने के बाद यहाँ तक मुझे यही पता चला कि 16 साल का जो लड़का है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है यानी कि वो माइनर है, तो उस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर देंगे प्रोविजन में कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही बात करी थी। वैसे भी क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है। एनी एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। एक लाइन यहाँ पे एक्सपैंड कर दिया। क्यों ये लिखा, मैं फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ईशान जो है वो 16 साल का है यानी कि वो माइनर है और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसके साथ, विशाल के साथ। तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर देंगे कि एक माइनर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी के साथ तो वॉइड एब इनिशियो होता है। ठीक, वही दूसरी चीज़ हमें पता चला कि ईशान जो पैसे लिया था अपने नेसेसिटी के लिए, कॉलेज फ़ी के लिए, और ईशान के पास जो है वो एसेट्स है 15 लाख। अब ये लाइन वो क्यों लिखा होगा, क्वेश्चन ये लाइन क्यों लिखा है, दूसरा लाइन ये हो गया दूसरा लाइन। एक तो यहीं पे पता चल गया कि एक माइनर था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमको पता नहीं चला था कि क्या था। यहाँ पे वहाँ पे 2 लोगों की बात नहीं आई थी। जब तक 2 लोगों की बात नहीं आना कुछ भी आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 लोगों की बात आ गई, उसमें भी 2 लोगों की बात आई थी जब वो स्पेसिफाई किया था अपना रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो है ईशान जो 16 साल का था वो विशाल से कॉन्ट्रैक्ट किया। पहला पॉइंट तो वो चीज़ हम एक्सप्लेन कर दिए कि देखिए भाई, जब भी कोई माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है वो वॉइड होता है एब इनिशियो, यानी कि स्टार्टिंग से ही वॉइड माना जाता है। और वो किस चीज़ के लिए लिया था, कॉलेज फ़ी के लिए लिया था। अगली चीज़, दूसरा लाइन जो हमें पता चला कि ईशान के पास एसेट्स है 15 लाख का। अब आप बताइए वो क्वेश्चन क्यों लिखा है कि ईशान के पास 15 लाख का एसेट है, ताकि आप ये चीज़ डिफाइन कर सके कि एक माइनर के पास एसेट्स भी हैं। तो जब माइनर के पास कोई एसेट्स होता है ना, तो जिसके साथ वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किया है वो सामने वाला जो पैसे इसको दिया है उसके एसेट्स जितना पैसा वो क्लेम कर सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे विशाल जो है वो इसको 20 लाख रुपए दिया रहा था ईशान यानी कि माइनर को, किस चीज़ के लिए, नेसेसिटी के लिए। और अगर ईशान के पास 15 लाख का सामान है तो 15 लाख ही रुपए क्लेम कर सकता था विशाल। ठीक, अब ये इस चीज़ को आप एक्सप्लेन कीजिए कि एक माइनर के पास एसेट्स है, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अगर माइनर के पास एसेट्स है तो उतना अमाउंट जो उसको पैसा दिया है पहले एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट में वो क्लेम कर सकता है अगर वो नेसेसिटी में दिया है। तो देखिए उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करते हैं कि ठीक है
वॉइड तो है और वो अनइन्फोर्सेबल बाई लॉ भी है। लेकिन दूसरा पॉइंट हमें ये समझ में आया, देखिए ये तो पहला पॉइंट से ये चीज़ें समझ में आई। दूसरा पॉइंट जब हम पढ़ें कि उसके पास एसेट्स है, माइनर के पास एसेट्स है, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए कि दो अ माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल टू पे द प्राइस ऑफ नेसेसिटी सप्लाई, क्योंकि नेसेसरी इसको सप्लाई किया गया है। और क्या होगा, उसके बाद भी लेंडर जो है वो इंटाइटल्ड होगा कितना, उसके एसेट्स के अमाउंट के जितना वो अपना नेसेसरी अमाउंट क्लेम कर सकता है, जितना उसके पास प्रॉपर्टी है। नहीं समझे? अब देखिए, पहला पॉइंट हमें पता चला था ना कि वो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ये चीज़ तो पता चला था कि माइनर जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया। तो अब आप लिख दीजिए कि माइनर अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो अनइन्फोर्सिएबल बाई लॉ है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। लिख दिया पहला पॉइंट हम लिख दिए कि एनी एग्रीमेंट जो है वो वॉइड माना जाता है, अनइन्फोर्सिएबल। दूसरा पॉइंट हमें पता चला कि माइनर के पास एसेट्स हैं, तो माइनर के पास जब एसेट्स होता है तो इस एसेट्स के जितना अमाउंट जो है वो सेलर, मतलब जो उसको पैसे दिया है वो क्लेम कर लेता है, यानी कि विशाल जो है वो इससे इतना क्लेम कर लेगा, एसेट्स के जितना पैसा। समझे आप बात को? एसेट्स अगर माइनर के पास है, इसको आपसे पूछा जाए कि मतलब क्या है इसका, अगर किसी माइनर के पास एसेट्स है तो आप सोचिए कि माइनर के पास एसेट्स है और अगर उसने लोन लिया है तो उस एसेट्स की जितना अमाउंट जो है बाद में क्लेम किया जा सकता है, भले ही वॉइड एग्रीमेंट हो, क्योंकि वो नेसेसरी चीज़ों के लिए दिया गया था। कॉलेज भी क्या नेसेसरी है? तो एसेट्स अगर वो लिख दिया कि 15 लाख का उसके पास एसेट है, मतलब आपको ये चीज़ वो पूछ रहा है कि बताइए इस केस में इन दोनों का रोल क्या होगा। तो यही रोल होगा कि जब एसेट्स होता है माइनर के पास, तो अगर नेसेसरी माइनर के पास सप्लाइड है, कोई सप्लाई किया है, तो उस एसेट्स के प्राइस के जितना सामने वाला जो सप्लायर है जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में है वो उतना पैसा ले लेगा। तो इस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। दूसरा पॉइंट आपको जो पता चला तो लिख दिए कि माइनर तो लायबल नहीं होता पर्सनली, ठीक, लेकिन जो उसके पास प्रॉपर्टी है, जैसे ऊपर एसेट्स लिख दिया तो हमें पता चला कि प्रॉपर्टी के बारे में लिखना, तो वो प्रॉपर्टी तक जो भाई साहब सप्लायर हैं जिन्होंने नेसेसरी सप्लाई किया है वो पैसा क्लेम कर लेंगे। 2 लाइन हम लिख चुके हैं, ठीक है, क्योंकि 2 ही लाइन हमें पता चला था, अभी तक 2 लाइन लिख दिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है यहाँ पे, ये देखिए ये है तीसरा पॉइंट, जिसमें लिखा है कि ड्यू डेट पर माइनर साहब फेल हो गए पैसे देने को। तो लिख दीजिए कि कोई बात नहीं है कि अगर वो फेल होता है, माइनर पे नहीं कर पाता है, तो माइनर का प्रॉपर्टी तक हम यूज कर लेंगे। यही तो बात है, एसेट्स वर्ड क्यों वहाँ पे लिखा था, इसीलिए ना कि आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि एसेट्स आखिर माइनर के पास है तो उसका क्या यूजेज है, या उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो हम एक्सप्लेन कर दिए कि अगर उसके पास कोई एसेट्स है तो बाद में अगर वो पे नहीं कर पाएगा तो सेलर उससे क्लेम कर लेगा, सेलर उतना क्लेम कर सकता है। तो वही चीज़ें लिख दिया मैं तीसरा पॉइंट कि लाइबिलिटी ऑफ माइनर जो है वो माइनर के प्रॉपर्टी तक होता है। ये तो एसेट्स वाला हो गया। जब माइनर फेल कर जाता है, देखिए ये तो ऊपर वाला ही बात थी। तीसरी पॉइंट क्या लिखा था कि माइनर फेल हो गया पे करने को, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करिए कि अगर माइनर फेल हो गया है ना अपना प्राइस देने को, जो नेसेसिटी वो लिया था उतने का, तब जो उसका एसेट्स है वो यूज हो सकता है कितना, लोन अमाउंट को सेटल करने जितना। समझ गए? तो 3 ही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया था ये पूरे क्वेश्चन में, तीनों लाइन पढ़कर हमें समझ में आया। पहला लाइन जब हम पढ़े कि वो 16 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ पैसे लेने के लिए, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड एंड इज अनइन्फोर्सिएबल, ठीक। वहीं दूसरी लाइन हम पढ़ें कि ईशान जो है वो जो माइनर उसके पास एसेट्स है, तब इस चीज़ को भी हम लिखेंगे कि अगर नेसेसिटीज उसको सप्लाइड किया गया था, उसको एडवांस दिया गया था, लेकिन उसके पास एसेट्स है, तो अगर एसेट्स है तो उससे सेलर जो उससे जो एडवांसर है, जो उसको एडवांस दिया है, जो लेंडर है, वो पैसे क्लेम कर लेगा एसेट्स के अमाउंट जितना। फिर तीसरा लाइन हम पढ़ें कि विशाल जो है फेल हो गया था, इस चीज़ को वही चीज़ फिर से लिख देंगे, क्योंकि अगर जो है वो माइनर अगर वो फेल कर जाता है तो उसके एसेट्स जो है वो लायबल हो जाएंगे पे करने के लिए। बस 3 पॉइंट लिख दिए, कहानी खत्म। अब आगे देखिए क्या था कि सेलर जो है वो रिकवर करना चाहता है अमाउंट, कि हमें जो है तुम पैसे दो तुम अपने एसेट से, तो इस चीज़ को तुम लिख दिए कि इस केस में क्या होता है, सेलर जो है वो क्लेम कर सकता है। इस बात को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। जैसे हम तीसरा पॉइंट लिख रहे थे कि माइनर फेल कर गया, तो फेल कर गया तो उसका आउटकम क्या आया, आउटकम यही आया कि सेलर जो उसके एसेट कितना पैसे अब ले लेगा। बस कहानी खत्म, पूरा प्रोविजन आप लिख चुके हैं। और कुछ भी मैं अपनी तरफ से लिखा हूँ क्या, कुछ भी ऐसा इसमें आया जो आपको लगा कि नहीं ये तो डिफिकल्ट है? नहीं, जैसे जैसे आप लाइन पढ़ते गए वैसे वैसे आपको जो है वो क्वेश्चन खुद सजेस्ट करता गया कि आपको लिखना क्या है। पहले क्वेश्चन कर दिया कि एक माइनर है कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आप डिफाइन कीजिए कि माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो अवॉइड हो जाएगा। दूसरा लिखा कि माइनर के पास एसेट्स है, तो इस चीज़ को आप एक्सप्लेन कीजिए कि अगर माइनर के पास, आप खुद सोचिए एसेट्स होता है तो क्या होता है, तो जो एडवांस दिया है उसको प्रोवाइड किया है पैसा नेसेसिटीज़ के लिए, तो वो उस एसेट्स के अमाउंट अगर उसके पास है, अगर कोई एसेट्स है तो उतना एसेट्स का अमाउंट वो बाद में ले सकता है।
वहीं हम लोग देखें कि माइनर सच में फेल हो गया, तो इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर देंगे कि अगर माइनर सच में फेल हो गया पे करने के लिए, तो उसके एसेट्स के अमाउंट के जितना सामने वाला क्लेम कर लेगा, बात खत्म। और क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन तो फिर सीधे बोला कि क्या विशाल सक्सीड कर पाएगा, क्या विशाल को मिल पाएगा, तो सब कुछ तो ऊपर प्रोविजन में लिख चुके हैं हम कि हाँ उसको मिल पाएगा। कैसे, कहाँ लिख दिए, अब आप खुद सोचिए ना, यहाँ पे जब आप लिख रहे हो तो यहाँ पे प्रोविजन में ही सब कुछ हो गया कि अगर माइनर फेल हो गया तो सेलर आराम से ले लेगा, लिख दिए है ना। जब सामने वाला फेल हो जाएगा माइनर, तो सेलर जो है उससे पैसे क्लेम कर लेगा। और ये तो हमें खुद से पता है भाई, एसेट वर्ड वहाँ डालकर ही सब कुछ स्पेसिफाई कर दिया था कि देखो भाई एसेट्स अगर माइनर के पास है तो तुम इसको चीज़ को डिफाइन करो, तुम डिफाइन कर देंगे अगर उसके पास एसेट्स है, और अगर वो फेल करता है पैसे देने को, तो बाद में जो एडवांस जो उसको दिया है वो आदमी उसके एसेट के जितना क्लेम कर लेगा। फैक्ट में मैं क्या लिखता हूँ, देखिए फैक्ट में दूसरा लाइन पे हम फैक्ट लिखते हैं। फैक्ट सबसे आसान है, कुछ नहीं करना, सीधा कॉपी पेस्ट कर दीजिए क्वेश्चन का, या फिर क्वेश्चन का समरी लिख दीजिए। मैं तो समरी लिखा हूँ कि सांझ जो था एक माइनर था 16 साल का, और वो क्या किया, वो लोन लिया 2 लाख का विशाल से फॉर द पेमेंट ऑफ हिज कॉलेज फी, और अब बोला कि मैं पे कर दूंगा। फिर क्या होता है, उसके पास एसेट्स है 15 लाख का, और ड्यू डेट में वो फेल कर जाता है पे करने को, और विशाल जो है वो क्लेम करता है अपना रिकवरी। बस बात खत्म, इतना ही चीज़ फैक्ट में था, यानी कि जो क्वेश्चन की समरी है। और कंक्लूजन में हमने लिखा कि ऑन द बेसिस ऑफ द एबव प्रोविजन, जो प्रोविजन हम ऊपर बता चुके हैं, विशाल कैन रिकवर द लोन अमाउंट आउट ऑफ ईशांस एसेट्स, और बात खत्म। ये तो हमें पता रहता है कंक्लूजन में कि रिकवर करेगा कि नहीं, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो आपको पता चला था कि वो रिकवर कर लेगा, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करना था, प्रोविजन कैसे लिखना था, वो चीज़ हमने ऊपर बता दिया आपको। फिर से बता दे रहा हूँ कि जो जो क्वेश्चन में आप पढ़ते जा रहे हैं, जैसे एक बार पढ़ें हमें कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम बढ़ें, आगे ये चीज़ पता चले कि हाँ इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो उस चीज़ को हम डिफाइन कर देंगे या फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे, यही कुछ करेंगे, या डिफाइन या फिर एक्सप्लेन। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है वो जैसे जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ आपकी कहानी, एक स्टोरी दी हुई है, ठीक है, आपको एक स्टोरी प्रोवाइडेड है। अब स्टोरी में जैसे ही आप आगे बढ़ें तो कुछ बात लिखी होगी, बात तो लिखी होगी ना, कुछ समझ में नहीं आया कि कौन सा एक्ट है, क्या बोल रहा है, तो चुपचाप उसको छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ें। यहाँ पे पता चला कि अच्छा एक बायर था जो अपना स्पेसिफिकेशन दे दिया था, तो हम इस चीज़ को डिफाइन कर देंगे कि बायर जब स्पेसिफिकेशन देता है तो वो क्या होता है, तो हाँ लिख दिए कि अगर बायर अगर स्पेसिफाई किया है तो सेलर भी उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोवाइड करेगा। फिर अगला लाइन हम पढ़ें तो देखें कि गुड्स अनसूटेबल प्रोवाइड कर दिया गया, तो ये चीज़ माइंड में आया कि अगर सेलर अनसूटेबल प्रोवाइड कर देता है ना, तो बायर उसको रिटर्न कर सकता है, या फिर सेलर जो है उस चीज़ के लिए लायबल होता है, तो उस चीज़ को भी लिख दिए कि जो है सेलर अगर अनसूटेबल गुड्स प्रोवाइड किया है तो उसके लिए बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ये चीज़ डिफाइन कर दी। आगे पता चला कि सेलर बोल रहा है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि देखिए सेलर तो इस केस में एक्सेप्ट करना चाहिए सेलर को, तो आप लिख दीजिए कि सेलर को इस केस में एक्सेप्ट करना चाहिए, और बात वहीं पे खत्म हो गई। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि क्या सामने वाला रिटर्न कर पाएगा, सेलर एक्सेप्ट कर पाएगा, तो आप लिख दीजिए कंक्लूजन में कि यस वो कर पाएगा, और कहानी खत्म। और फैक्ट में तो सीधा समरी लिखना होता है। समझ गए इतना? देखिए एक बार फिर से सुनिए, आपको कुछ भी नहीं करना, आप जैसे जैसे क्वेश्चन आप पढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और जो जो टर्म वहाँ पे कह रहा है उस टर्म को जो है आपको एक्सपेंड कर देना है बस। और यही था पूरा जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैं मानता हूँ ये इतना आसान है, एक बार पढ़ को तो देखिए यार, ये बिल्कुल आसान है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो सीधे बोल देता है कि वाइट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कीजिए। अब आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी कि वाइट कॉन्ट्रैक्ट क्या आता है यार, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली एक एक पॉइंट भाई आपको यहाँ पे जो है ना वो हिंट दे रहा होता है कि आपको डिफाइन क्या करना है। जैसे यहाँ पर हम पढ़े तो पता चला कि एक माइनर जो है वो सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया है कॉलेज फी के लिए, यानी कि यहाँ पे साफ पता चला कि माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है यहाँ, तो आप डिफाइन कर दीजिए कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। पहला पॉइंट आप लिख दिए प्रोविजन में। दूसरा लाइन जब आप पढ़ें कि माइनर के पास एसेट्स है, तब इस चीज़ को आप एक्सप्लेन कीजिए कि माइनर के पास कोई भी अगर एसेट्स है तो अगर इन केस वो फेल कर जाता है अपने नेसेसिटी के खिलाफ जो वो पेमेंट लिया था उस चीज़ के लिए, तो उसका एसेट्स का अमाउंट जो है वो सामने वाला क्लेम कर लेगा। अब इसमें 2 लाख ही अमाउंट सामने वाला दिया था और इसके पास 15 लाख का एसेट्स है, तो आराम से वो 2 लाख क्लेम कर लेगा। अगर इसके पास 1 लाख का एसेट होता तो 1 लाख ही वो क्लेम कर पाता, क्योंकि एसेट्स का यही डिफिनेशन है माइनर के पास एसेट है तो, कि अगर वो कोई नेसेसिटीज़ लिया है, हमें ये चीज़ पता है, आपको भी ये चीज़ पता है कि अगर उसने नेसेसिटीज़ के लिए कुछ एडवांस लिया तो उसका एसेट्स रिस्पॉन्सिबल होता है पेमेंट के लिए, तो डिफाइन कर दीजिए कि एसेट्स के जितना अमाउंट जो है वो सामने वाला जो पैसे इसको दिया है वो क्लेम कर लेगा। वहीं तीसरी लाइन हमें जो पता चली वो ये पता चली कि वो सच में फेल कर गया पे करने को माइनर, तो लिख दीजिए कि अगर माइनर फेल कर गया तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एसेट्स रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कहेंगे कि एसेट कैसे लिख दे, भाई यहाँ पे एसेट्स ऑलरेडी इसीलिए तो दिया था ताकि इसके बारे में आप आगे लिखें। जैसे यहाँ पे माइनर अगर दे दिया यानी कि माइनर के बारे में और भी आगे बातें लिखी होगी, तो हर चीज़ कनेक्टेड रहता है, ये चीज़ समझिए आप। और हर चीज़ को आपको बस लाइन को डिफाइन करते जाना है। ड्यू डेट पे वो फेल कर गया तो आपको लिखना है कि अगर ड्यू डेट पे माइनर फेल कर गया तो उसके पास अगर एसेट्स है तो वो एसेट्स से सामने वाला जो पेयर था वो आराम से पैसे ले लेगा।
अब बोल रहा था कि क्या विशाल जो है वो पेमेंट ले पाएगा, तो बिल्कुल ले पाएगा। यही क्वेश्चन तो लिखना था कि डिसाइड कीजिए कि क्या वो ले पाएगा उसके एसेट से, बिल्कुल ले पाएगा और बात खत्म हो गई। यही चीज़ थी प्रोविजंस में। और फैक्ट में पूरा क्वेश्चन का समरी और कंक्लूजन में लिख दीजिए कि वो बिल्कुल ले पाएगा। और प्रोविजन में एक एक टर्म जो लाइन आपको समझ में आ रही है वो चीज़ आप डिफाइन करते चले जाइए, और ये हो गया। मैं मानता हूँ कि आपको जो है वो हर चीज़ क्लियर हो गया होगा, हर चीज़ क्लियर हो गया होगा। कि देखिए इतना आसानी से मैं समझाया हूँ कि क्वेश्चन से आप गो थ्रू कीजिए और आप जो है वो हर लाइन बाय लाइन आपको जो है वो देखते जाना कि कौन से लाइन से क्या चीज़ें पता चल रही है। एक बार फिर से देखिए मैं क्या लिखा हूँ प्रोविजन में कि बहुत सारे मैटर जो है वो डिस्कस्ड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे मैटर डिस्कस, तो कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो सारे एक ही चीज़ को डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए माइनर के पास एसेट्स, वो उतना पे ही खत्म हो जाती बात, तो वहाँ पे सीधे लिख देते कि माइनर के पास अगर एसेट है तो वो एसेट क्लेम कर पाएगा। लेकिन क्वेश्चन जो है बड़ा टिपिकली दिया है, जनरली ये वाला केस एप्लीकेबल होता है जहाँ पे पॉइंट बहुत सारा देगा और हर पॉइंट को आपको जो है वो डिफाइन करते जाना है, और यही होता है प्रोविजन। अब कहिए कि डिफाइन कैसे, पर हमें तो डेफिनेशन नहीं पता। अरे भाई वो डेफिनेशन तक आपको बता देगा, थोड़ा सा आपको आगे जाना है और कुछ भी नहीं करना, और उतना आगे आप जा चुके हैं उतना आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे वहाँ पे लिख दिया था कि सेलर को स्पेसिफिकेशन दे दिया है बायर, तभी इस चीज़ को आपको कैसे लिखना होगा। अब आप खुद सोचिए ना, अगर आप स्पेसिफिकेशन दे दिया बायर तो आप यही लिखेंगे कि हाँ अगर वो स्पेसिफाई कर दिया कि उसको प्रोडक्ट कैसा चाहिए तो सेलर वैसा ही प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। बस इतना ही तो लाइन लिखना था, आपको एक ही लाइन ज़्यादा लिखना था। फिर दूसरा लाइन आप पढ़ें कि सेलर जो अनसूटेबल गुड्स प्रोवाइड कर दिया, तब उस चीज़ को भी प्रोविजन में लिख दीजिए कि हाँ अगर सेलर अनसूटेबल गुड्स प्रोवाइड कर देता है तो सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा पॉइंट लिख दिए। तीसरा, जब हम गए तो हमको पता चला कि सामने वाला जो है वो रिटर्न करना चाहता है, तो ये चीज़ भी लिख दीजिए कि हाँ बायर जो है वो रिटर्न कर सकता है इस केस में। चौथा लाइन जो हम पढ़े उसमें लिखा था कि सेलर एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है, तो फिर हम चौथा लाइन भी लिख दें कि नहीं इस केस में सेलर एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। और बस उसके बाद फैक्ट लिख दीजिए कि क्वेश्चन में हुआ क्या है पूरा केस, मतलब समरी लिख दीजिए क्वेश्चन को, या पूरा क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट कर दीजिए और कंक्लूजन में लिख दीजिए कि यस सामने वाला जो है वो उसको रिटर्न कर सकता है। बस पूरी कहानी आपकी खत्म, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। आप देखें डायरेक्ट क्वेश्चन में जो पूछता है 5 नंबर का आपसे पूछ दिया तो आपको 5 पॉइंट लिखना स्पेसिफाइड है, आप 5 लिखेंगे तभी 5 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर एक क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं ना तो आपको पता चले कि कौन कौन से टॉपिक हमको डिफाइन करनी है। अब आप खुद सोचिए, जब आपको वो खुद टॉपिक दे दे कि इन टॉपिक्स के बारे में बात करो, पॉइंट दे दिया भाई, पॉइंट दे दिया, टॉपिक ही छोड़ो ना, आप यहाँ पे पॉइंट दे दिया सीधा, और आपको थोड़ा सा आगे जाना था। यहाँ पे लिख दिया कि माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट भी किया है, तो आपको सिर्फ लिखना था कि वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, यही तो लिखना है। तो आप थोड़ा सा बढ़ाकर लिख दीजिए कि हाँ माइनर ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो वॉइड होता है। वहीं पे हम देखें कि उसके पास एसेट्स है, तो अगर नेसेसिटीज उसको सप्लाई किया गया है और सामने वाला जो है उसके पास एसेट्स है, तो उस चीज़ को डिफाइन करना था कि माइनर के पास जो एसेट्स है वो लायबल होता है रीपे करने के लिए अगर उसने कुछ एडवांसेस ले रखा है तो। यही तो मैं पता था। एसेट्स जो है वो होता है किसी माइनर के पास, वो किस लिए होता है। अब आप खुद बताइए कि माइनर के पास एसेट्स भी है, उसने पैसे भी लिया और उसके पास एसेट्स भी है, तो आप यही समझे ना कि सामने वाला को जो है वो एसेट्स जो है वो पे कर किया जाता है। ये चीज़ तो हम प्रोविजन में पढ़ चुके हैं, पूरा चैप्टर पढ़ रहे थे उसी टाइम में पढ़ चुके हैं। तो जो जो टॉपिक याद नहीं भी था आपको, वो चीज़ भी अब आपको याद आ गया होगा इसमें कि हाँ ऐसा है, हमें बाद में पे करना पड़ता है। देखिए वीडियो लंबा है क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ कहूँगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन से भी आसान है। एक लाइन पूछा और एक लाइन को ही हमने डिफाइन किया भाई। माइनर ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसी चीज़ को हम लिखेंगे, माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट किए तो वॉइड होता है और वो इन्फोर्सिबल नहीं होता। वही दूसरी बात पता चला कि माइनर के पास एसेट्स है, तो इस चीज़ को हम लिख दिए कि अगर माइनर के पास एसेट्स है तो माइनर जो है वो उस एसेट्स के अमाउंट को सामने वाले से जो एडवांस लिया उसके लिए सेटल करने के लिए यूज कर सकता है। अगला जो हम देखें कि वो फेल हो गया पे करने को, तो इस चीज़ को भी लिख देंगे अगर वो फेल कर गया पे करने को उसका एसेट्स यूज हो जाएगा और बात खत्म हो गई भाई। वो यस नो जो पूछा था वो प्रोविजन लिखते टाइम ही हमको पता चल गया था कि यस होगा या नो होगा। तो सिंपल लास्ट में आपको लिखना कि हाँ ये होगा क्योंकि सामने वाले के पास एसेट्स हैं, बस खत्म। कुछ भी था क्या, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखना है मेरे भाई। क्वेश्चन में जितना गिवन है उतना ही मैटर को आपको बताना है, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, धन्यवाद।